नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा जाने वाले हैं। वो खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लग रही थी, नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन अब खुद नीतीश कुमार ने इस चीज का ऐलान कर दिया है और ये मुद्दा जो है वो कई जिस तरह से जेडीयू कार्यकर्ता हैं, कई जेडीयू कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रही है ये बात कि खुद जो है वो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी हैं, एक तरफ ललित हैं तो दूसरी तरफ है मनीष। मनीष, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने बिहार के इलेक्शंस भी कवर किए थे, आप दोनों बिहार इलेक्शंस कवर करने गए थे, यहां पर नीतीश कुमार के नाम पर ही ये इलेक्शन लड़ा गया, नीतीश कुमार के नाम पर ही ये वोट मिले और अब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि वो जो है वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। क्या ये फैसला नीतीश कुमार का है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? देखिए प्रदीप, ये स्पष्ट था कि नीतीश कुमार 5 साल का जो कार्यकाल है 2025 से 2030 तक का, उसको पूरा नहीं करेंगे। ये हम सबको एहसास इस बात का हो चुका था, क्योंकि आप ध्यान रखिए 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिहार में जितने भी दौरे पर जा रहे थे, चाहे उन्होंने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह ने किए, वहां पे जब भी उनसे ये सवाल पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे। आखिरी समय तक जब बीजेपी को यह एहसास हो रहा था कि नीतीश को प्रोजेक्ट नहीं करने के चलते बिहार में वोटरों में एक गलत संदेश जा रहा, क्योंकि आप ध्यान रखिए विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी को बाद में ये समझ में आया कि अगर नीतीश के चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो उनका एक बड़ा वोट बैंक वहां पे कुर्मी, कोयरी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग का था, वो शायद हमारे साथ नहीं आएगा। चुनाव के ठीक पहले बिहार में फिर नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कि नीतीश कुमार हमारे सबसे बड़े नेता हैं और हम जो है मुख्यमंत्री के तौर पे तब भी उनको प्रोजेक्ट नहीं किया कि वो अगले सीएम वही होंगे, लेकिन ये कहा गया कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे प्रदीप, जब हम लोग बिहार में भी गए। आप जेडीयू के लोग भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे। हम लोगों से सवाल करते थे कि आपको क्या लग रहा, जनता से जब हम लोग उनके बीच जाते थे, बीजेपी नहीं कह रही है कि हम बिहार के सीएम अगला नीतीश कुमार ही होंगे, तो लोगों के मन में ये संशय होता था। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल बनकर उभरी बिहार में, और दोनों अगर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के सीटों का फासला देख लें तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 2020 के चुनाव से 2025 में जेडीयू ने बहुत बड़ा मैंडेट पाया था। लेकिन आपको पता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उस तरीके से उनका साथ नहीं दे रहा है। साथ ही साथ जिस समय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय चला गया, जो कि सदैव नीतीश कुमार अपने पास रखा करते थे। इसके बाद ये समझ में आ गया कि एक ट्रांजिशन जो है, स्मूथ ट्रांजिशन वहां पे सत्ता का होगा, हस्तांतरण सत्ता का होगा। और बीजेपी, और आपको याद होगा कि सरकार के गठन करने से पहले जिस दिन, यहां तक कि जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ होना था, उस दिन अमित शाह के पास मिलने के लिए नीतीश कुमार गए थे शपथ से पहले। तो क्या अब ये बातें निकलकर सामने आएंगी कि क्या ये शर्तें रखी गई थी कि इस समय हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी की ओर से? क्योंकि अगर बीजेपी को अगर सरकार बनाना होता प्रदीप, तो ये जरूरी नहीं था कि वो उन्हीं के संख्या के दम पर हो जाता, क्योंकि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी की भी सीटें अच्छी खासी आई थी। आपको कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, तो ये प्रकरण जो है, आप बीजेपी सत्ता बना लेती नीतीश कुमार को दरकिनार करके भी, लेकिन बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाई और शायद उसी समय ये शर्तें रखी गई होंगी कि कुछ समय के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका एक ट्रांजिशन होगा, उनको फिर उस पद से हटाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की नजर हमेशा से मुख्यमंत्री पद पर थी। उन्होंने हमेशा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, चाहे 2020, 2005, 2000, आपको 2000 की बात कर रहा हूं मैं, 2000, 2005, 2010, चाहे 2017, चाहे 2020 या 2025।
तो लगातार छोटे दल होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन इस ट्रांजिशन का ये नतीजा है कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, अटकलों पर विराम लग गया है और ये ट्रांजिशन अपने आप में साफ तौर पे दिख रहा है। प्रदीप जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और अब वो जा रहे हैं राज्यसभा, तो अगला जो मुख्यमंत्री होगा क्या वो जेडीयू का होगा या फिर बीजेपी का होगा? और जेडीयू का नीतीश कुमार अगर अब राज्यसभा में चले जाएंगे तो इसका जेडीयू पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हमारे दर्शकों को समझाइए। प्रदीप, जैसा कि मनीष कह भी रहे हैं, सारी चीजों पर उन्होंने बात रखी। एक बात तो तय है कि अब नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर वो जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा, ये समय की बात है, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मनीष जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के मन में एक ख्वाहिश थी और हर एक सियासी दल की यह ख्वाहिश होती है कि वो प्रदेश में अपने आप को स्थापित कर सके। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब से एक्टिवली काम करना शुरू की थी और उसको पूरे प्रदेश में उसका एक व्यापक प्रभाव तब हुआ जब वो नीतीश कुमार के साथ आई और नीतीश कुमार सुशील मोदी दोनों मिलकर के शासन सत्ता संभाल रहे थे और बीजेपी जो है नंबर 2 की पार्टी, छोटे भाई की हैसियत से काम कर रही थी। लेकिन मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि 2020 का चुनाव बेहद अहम है। 2020 के चुनाव के अगर नतीजों को देखें बिहार के, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। उस दौरान क्या हुआ कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर होते हुए भी सरकार नहीं बना पाई थी। हालांकि एक बिहार में कहावत भी रही कि सहबाला जो है नीतीश कुमार का बदलता रहा, वो दूल्हे के तौर पर काबिज रहे, वो कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ। तो आपने देखा कि 2020 में वो मिल करके सरकार में भी आए, लेकिन सवाल ये था कि नेचुरल एक अलायंस जो बनना चाहिए आरजेडी का और जेडीयू का, क्योंकि जो कार्यशैली का एक फर्क था, तो उसके लिहाज से बाद में नीतीश कुमार को ये बात समझ में आई कि शायद इसको परसू करना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने फिर जो है खेमा पलट किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर भारतीय जनता पार्टी को 2020 में नजर आ गया कि अब शायद वो बेहतर तरीके से प्रदेश पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन जब वो जमीनी स्तर पर जाते थे तो बहुत सारी बाधाएं भी होती थी, जैसा कि मनीष भी बिहार के ऑलमोस्ट सारे जिलों का दौरा किए थे, मैं भी किया था। एक बात तो साफ थी कि लोगों के मन में सेंटीमेंट ये रहता था जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पे पहले के बनस्पत जो है बेहतर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है। ये हालांकि ये भी आप ध्यान रखिए कि 2020 में नीतीश कुमार 43 सीट पर सिमट गए थे, तो कुल मिला करके चुनाव के जस्ट पहले भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात किया जाता था, तो वो क्या कहते थे कि ठीक है, नतीजा आने दीजिए, उसके बाद जो फैसला करेंगे, नतीजा आने दीजिए, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन जब इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं, जिसमें अमित शाह खुद भी शामिल है, और बड़े नेता जब इस तरह की बात बोलते थे, तो उसका एक काउंटर इम्पैक्ट ये हुआ जो है कि नीतीश कुमार के फेवर में ये बात गई कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो उनके साथ खेल करना चाहते हैं, और धीरे धीरे वो अपने को कंसोलिडेट किए। और उस कंसोलिडेशन का नतीजा आप जो है सीटों की संख्या में भी देख सकते हैं कि जो जेडीयू 43 सीट पर थी, वो 85 के आसपास सीट जो जीतने में कामयाब हुई। तो कहने का अर्थ है कि अगर टेक्निकली भी अगर आप देखें तो एक स्वाभाविक सी बात ये बनती है कि जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, स्वाभाविक तौर पर है कि सीएम की दावेदारी उसकी बनती है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन थोड़ा सा आप लोक लिहाज समझ लीजिए, राजनीति में, सियासत में वैसे लोक लिहाज का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोक लिहाज समझिए और उसके हिसाब से फिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनाना बेहतर समझा। और जैसा कि मनीष ने भी बताया कि शायद वो एक ट्रांजिशन पीरियड, ये 3.25 महीने का 3.5 महीने का एक ट्रांजिशन पीरियड है कि उस समय शीर्ष नेतृत्व बैठ करके यह फैसला किया होगा कि जनता को कम से कम यह संदेश नहीं दिया जाए, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बोला कि उनके नाम पर, उनके चेहरे पर, उनकी कामों पर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, मिल करके सरकार बनाई। ऐसे में शायद जनता को गलत मैसेज जाता कि ये सही नहीं है, लिहाजा नीतीश कुमार को एक आप समझ लीजिए कि ट्रांजिशन के फेज में एक सीएम के तौर पर रखा गया और उचित समय की तलाश, उचित मौके की तलाश जब पूरी हुई है राज्यसभा के चुनावों को लेकर के, तो उसके बाद जो है राज्यसभा के तौर पर वो सांसद के तौर पर जाएंगे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक राज्यसभा का सांसद और एक सूबे का मुख्यमंत्री, दोनों में बहुत फर्क होता है।
लेकिन ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार जो है अब सीएम नहीं है। ललित इसमें सबसे हैरानी वाली बात क्या है, ये ट्वीट देखिए, मैं नीतीश कुमार का जो आप ट्वीट देख सकते हैं, प्रदीप आप देखिए इसको, वो क्या कह रहे हैं कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय मेरे मन में एक इच्छा थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। नीतीश कुमार को अगर ये हसरत थी तो उनको, वो तो दूसरों को सदन में भेजा करते थे, उनको ये, उनकी इच्छा को ये दबा कौन रहा था? तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है ना, ये ट्वीट तो उन्होंने कर दिया है, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट तो कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता थे उनसे बात की? क्या सहमति बनी? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर उनके घर के बाहर प्रदर्शन नहीं हो रहे होते, जिस तरह से बिहार में हम देख रहे हैं सुबह से ही लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर पार्टी के अंदर खाने ये बात हुई होती तो सभी कार्यकर्ताओं को ये पता होता कि नीतीश कुमार ये फैसला करने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी के अंदर ये चर्चा नहीं हुई है। देखिए मतलब मनीष अपनी बात रखेगा। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है कि जो भी वन मैन पार्टी जो भी होती है उसमें कार्यकर्ताओं की इच्छा और कार्यकर्ताओं की बात वहीं तक सीमित रह जाती है जब तक उसका नेता कुछ बोले या ना बोले। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा भी जाता है कि उनको समझ पाना, उनके दिमाग को समझ पाना जो इतना आसान नहीं है, और अल्टीमेटली वो अगर अनअपोज्ड और उसके बाद जो निर्विवाद अपनी पार्टी के नेता बने हुए हैं, तमाम तरह की झंझावतों के बीच में आपने जॉर्ज फर्नांडिस का दौर देखा, शरद यादव का दौर देखा, और किस तरीके से उन दोनों को दरकिनार करते हुए पूरी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की। तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता अपने सेंटीमेंट को प्रकट कर सकते हैं कि एक सूबे का एक ऐसा शख्स जो कि उनका मुख्यमंत्री रहा है, वो मुख्यमंत्री नहीं होगा तो उसको एक इमोशनल आप ब्रेक डाउन कह सकते हैं। तो प्रोटेस्ट इस बात का नहीं था जो है कि वो क्यों हट रहे हैं, एक भावुक लोगों की कि भाई आखिरकार जो है ऐसा क्यों हो रहा है, ये जनता के साथ मैंडेट के साथ अपमान है। तो वो सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो तय है कि जैसा कि मनीष भी अभी ट्वीट दिखा रहे थे तो उसमें कि हसरत इस बात की कि संसद के दोनों सदनों का जो सदस्य बनूं, तो ये अपने आप में बड़ी मतलब कोई भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति जो दूसरों को राज्यसभा का सांसद बनाता है उसको इतने साल तक लग गया राज्यसभा का सांसद बनने में। जी मनीष कुछ कह रहे हैं? बात सही है, लेकिन अब मनीष सवाल ये है कि नीतीश कुमार जब यहां से चले जाएंगे, राज्यसभा चले जाएंगे, तो बिहार में जेडीयू का क्या होगा? देखिए प्रदीप, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेडीयू का क्या होगा, क्योंकि इस समय जिस दिन कल से ये खबरें, परसों रात से ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद से आप देखिए जेडीयू के नेता दो खेमों में जेडीयू बटा हुआ है, आप इसको मान के चलिए। एक खेमा ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीक है, उसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय झा करते हैं, जो कि बीजेपी के काफी करीबी हैं। ललन सिंह जो कि मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, इन लोगों को माना जाता है कि ये बीजेपी से बहुत जुड़े हुए हैं। और एक खेमा ऐसा है जो कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा नजर आता है, वो अलग, उनका रुख अलग होता है। लेकिन क्योंकि अब संजय झा, ललन सिंह पे तमाम तरह की आलोचनाएं भी उनकी शुरू हो गई थी, उनको बीजेपी का दलाल तक कहा जा रहा था, उन पे आलोचना शुरू हो गई, और यहाँ तक कि उनकी गाड़ियों को भी घेरा गया पटना में, जैसे कि खबरें आ रही हैं। तो इस समय जो जेडीयू है कहीं ना कहीं एक विचलित जरूर होगी पार्टी। वो नेता जो बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे उस तरीके से, और बीजेपी का मुख्यमंत्री वो सामने बनते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे, उनके सामने अब धर्म संकट है। आखिर वो क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाते ही आप मान के चलिए कि जेडीयू का बिहार में पॉलिटिकल तौर पे अवसान जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी बात का आरजेडी को भी इंतजार था, इसी बात का प्रशांत किशोर को भी इंतजार था कि एक बार नीतीश, क्योंकि जिस वोट बैंक को अपने साथ नीतीश कुमार ने जोड़ा, महादलित, अति पिछड़ा, वो अब सोचे वो ये जो वोट बैंक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में वोटर कौन है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है, आप अपर कास्ट कह लीजिए, जो वहां पे अग्री जाति में जो गिने जाते हैं, और थोड़ा आप ओबीसी को आप मान सकते हैं, वो उनके वोट बैंक है। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग, महादलित, ये सभी, और महिलाएं, खास तौर से महिलाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते।
जिस जी नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का समर्पण हमने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा, अगर नीतीश कुमार 2025 में सरकार बनाने में कामयाब रहे तो ठीक 2020 की तरह उसका क्रेडिट फिर से महिलाओं को जाता है। तो महिलाओं के सामने अब विकट स्थिति होगी कि अभी तो हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाया और अपने हमारे दम पे वो सीएम बने, अब क्या होगा। तो जेडीयू में एक धड़ा ऐसा भी है जो कि इस बात को लेकर विचलित होगा। अब वो अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स किस तरीके से अपना आने वाले भविष्य में क्या होगा उसका रास्ता तैयार करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कोई आप लीगेसी में देखिए उनके बेटा निशांत जो है वो बहुत एक्टिव नहीं है, वो बहुत एक्टिव जी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। तो उनके सामने आखिरकार जेडीयू का चेहरा कौन, संजय झा, ललन सिंह को तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये तो आप तय मान के चलिए। तो जेडीयू में प्रशांत किशोर, आरजेडी कितनी बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है, ये नजर रखना होगा प्रदीप। लेकिन बिहार की राजनीति यहाँ से जो है एक अलग करवट लेकर जाएगी और यहाँ से जेडीयू का अवसान तो तय है, जो कि हम सबको यहाँ से साफ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर मनीष बता रहे हैं कि ये बिहार की राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन जिस तरह से ललित अब नीतीश कुमार का जाना तय हो गया है, वो राज्यसभा जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या अगला मुख्यमंत्री चुनने में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा या फिर उसका पैमाना कुछ और होगा? प्रदीप, देखिए, बिहार की राजनीति हो चाहे बिहार के इतर भी कहीं भी देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री का चयन है और उसके बाद उनके मंत्रिमंडल का जब होता है तो उसमें जो सोशल इक्वेशन होता है उसको तो ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसी के दम पर वो चुनाव लड़ती है। सामान्य तौर पर जातीय राजनीति जो हम लोग कहते हैं, लेकिन ये कि उसको थोड़ा सा रिफाइंड मैनर में सोशल इक्वेशन की बात करते हैं, सामाजिक समीकरण की बात करते हैं। तो ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल ये है कि जेडीयू का सीएम होगा या बीजेपी का होगा। तो एक बात तो आप मानिए कि स्वाभाविक तौर पर एक व्यवस्था में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, दावेदारी उसकी तरफ से पेश की जाती है। तो एक बात तो तय है कि ये सारी उलझन अड़चन जो भी थी वो नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी कम से कम ये अपने मतदाता वर्ग से लेकर के दूसरों को भी वो इस बात को कन्विंस नहीं कर पाती कि आखिरकार जो है जिसके दम पर इलेक्शन में गए और जिसकी मदद से गए उसको हम ऐसे पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। लेकिन अब जब वो राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे तो उसके बाद वो ऑब्लिगेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खत्म हो जाएगा। तो एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी पार्टी होने के नाते आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात होता है कि नंबर संख्या जो बल है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की एक दावेदारी बनती है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी को पेश भी करेगी। और दूसरी चीज है कि कौन सीएम होगा नहीं होगा, तो आप देखें जो इनकम्बेंट जो डिप्टी सीएम है उसमें सम्राट चौधरी, उसके बाद विजय सिन्हा, इसके साथ ही साथ नित्यानंद राय, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं। और बीजेपी चौंकाने वाले फैसले भी लेती है कि जैसे क्या है कि जो नाम ज्यादा चर्चा में चल रहे होते हैं वो नाम नहीं आते बल्कि उससे इतर करके आते हैं। मनीष अभी एक बात जो बहुत अच्छी कह रहे थे कि सबसे बड़ी चीज है कि ईबीसी और एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी, और उसके साथ ही साथ जो महादलित की बात कर रहे थे, तो ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में भी, इवन जेडीयू की अपनी जीत में इस वर्ग का और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बात तो तय है कि ईबीसी, ओबीसी, उसके बाद आपका एमबीसी और महादलित, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर किसी चेहरे को लाती है तो स्वाभाविक तौर पे वो चेहरा उसी वर्ग से होगा जो कम से कम फॉरवर्ड कम्युनिटी का चेहरा होने की संभावना मतलब बेहद कम नजर आती है। तो एक बात तो है कि आरजेडी भी इस मौके की तलाश में और जन स्वराज पार्टी भी इस मौके की तलाश में कि कम से कम जेडीयू जितनी ज्यादा कमजोर होगी, ये बात सच है कि बिहार की राजनीति में आरजेडी उतनी ही ताकतवर होगी, क्योंकि सामाजिक समीकरणों के आधार पर खड़ी हुई पार्टी से जब पूरी तरीके से उनको लगने लगेगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है, तो फिर वो अपना ठिकाने की तलाश करेंगे और वो ठिकाना जो है वो आरजेडी ज्यादा मुफीद है। तो कुल मिला जुला करके ये है कि अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें ये बात होता है कि मुख्यमंत्री, जहां तक ऐसा जो समीकरण नजर आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई सीएम कौन होगा नाम नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से काबिज होकर के अपने चेहरे को लाएगी। मनीष, इसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि हम लोग जब इलेक्शन कैंपेन में मतलब वो कर रहे थे, शराबबंदी का एक बड़ा मतलब मुद्दा था जो है,
बहुत बड़ा मुद्दा। और बार बार ये कहते थे कि इवन जो जेडीयू के साथ मतलब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान ने तो हाल ही में कहा कि समीक्षा करने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रह जाएंगे तो शराबबंदी पर एक बड़ा व्यापक कोई फैसला जो है वहां की जो सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी लेड जो भी सीएम बने वो कोई बड़ा फैसला करेगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार की रेवेन्यू को करीब करीब पिछले 10 सालों में शराबबंदी की वजह से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बिल्कुल ललित, अभी हमने देखा जिस तरीके से महिलाओं को उनके ठीक चुनाव के पहले 10,000 करोड़ रुपए दिया गया, ट्रांसफर किया गया। चुनाव के क्रम में भी, चुनाव जिस समय मतदान चल रहा था उस दौरान भी किया गया। तो करीब 40,000 करोड़ का जो राजस्व पे भार जो है इस मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो दिया गया उसका भार पड़ा है। बिहार में रेवेन्यू के सोर्सेज आपको पता है ललित की बहुत ही कम है, क्योंकि इंडस्ट्री जब बिहार का विभाजन हुआ सभी के सभी झारखंड में चले गए। इंडस्ट्रियल स्टेट जो दक्षिण बिहार हुआ करता था वो हुआ करता था, वहां पे इंडस्ट्री थी। तो बिहार में बचा कुछ नहीं, कृषि के अलावा कुछ वैसा बचा नहीं। और माइग्रेशन जो पैसा बाहर के माइग्रेंट से जो आता है वो पैसा वहां पे सर्कुलेट होता है। तो बिहार का खजाना खाली हो चुका था। लेकिन निश्चित तौर पर, और दूसरी चीज, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और पुलिस में भ्रष्टाचार, शराबबंदी के कारण पूरे पुलिस का फोकस शराब पकड़ने पर चला गया, न कि बिहार में क्राइम रोकने पर था। जिस आप अगर देखें तो ये बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी, पुलिस के हवलदार, इंस्पेक्टर, चाहे जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं, उन्होंने इतनी अकूत संपत्ति शराबबंदी के दौरान इकट्ठा कर ली जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये सब बिहार में शराबबंदी की वजह से हुआ। कई लोग जो आपने खुद एक रिपोर्ट की थी, आपको ध्यान होगा कि चावल लोग खा लेते हैं दिन में, उससे लोगों को नींद आती है तो पुलिस इसलिए पकड़ लेती है कि वो शराब पिया हुआ है। बिल्कुल। और जो बड़े लोग, जो मान लीजिए जो पैसे वाले लोग हैं, अगर वो शराब लेकर जा रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ भी लेगी तो वो पुलिस को पैसे खिला के बड़ी हो जाते हैं। लेकिन गरीब लोग जिनको पुलिस पकड़ती थी वो जेल में सड़ रहे होते थे। ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में बिहार के जेलों में पड़े हुए हैं। तो शराबबंदी का फॉल आउट ये था बिहार में कि वहां पे प्रशासनिक अमला बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका था। बिहार के राजस्व को नुकसान हो रहा था। चाहे आरजेडी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे मांझी की पार्टी हो, ये सभी इस फैसले के कहीं ना कहीं खिलाफ थे। लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल अड़े हुए थे इस मुद्दे को लेकर। नीतीश कुमार ने अपने साख से जुड़ा इसको सवाल बना लिया था। और महिलाओं का वो तर्क देते थे कि महिलाएं जो है उनकी पिटाई करती है, पुरुष पति शराब पीकर आता है तो महिलाएं बहुत खुश हैं। इस बात को लेकर उन्होंने 10 साल कैरी किया, लेकिन बिहार के राजस्व को नुकसान हुआ। मुझे लगता है ललित कि देर सवेर ये फैसला जो है ये खत्म होगा। और क्योंकि बिहार में हरियाणा से, पंजाब से, जहां तहां से शराब वहां पे पकड़ा जाता है, यूपी बॉर्डर पे आपको पता है। इतना ही नहीं, बिहार में जो शादियां होती हैं ललित, इसका नुकसान इस तरीके से समझिए कि बिहार में जो शादियां होती हैं वो गोरखपुर जाता है लोग, वो झारखंड जाते हैं, गोवा जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे, लेकिन बिहार में नहीं करते क्योंकि शादियों में शराब वहां परोसा नहीं जाता। कॉर्पोरेट्स की मीटिंग नहीं होती है बिहार में, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की मीटिंग में आपको पता है कि वहां शराब परोसा जाता है। तो इन तमाम ये वजह है और राजस्व को नुकसान कि बिहार में शराबबंदी खत्म होगी नीतीश कुमार की विदाई के बाद, निश्चित तौर पर। बिल्कुल, यहाँ पर ये बड़ा सवाल रहेगा कि क्या अब नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी या फिर इस कानून को वहां से हटा लिया जाएगा। लेकिन ललित, जिस तरीके से अब ये माना जा रहा है कि निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो राजनीति में आ सकते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो क्या ये जो फैसला है जेडीयू अपनी विरासत बचाने के लिए करने वाली है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? प्रदीप, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि विरासत बचाने के लिए क्या है कि वो उसमें उतनी प्रतिभा होनी चाहिए। और जहां तक निशांत कुमार की बात है, मनीष अपने ओपनिंग रिमार्क में भी एक बार बोले थे कि वो ठीक है, वो सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं, राजनीतिक परिवेश में पले बढ़े, लेकिन ये कि सियासत से उनका नाता रहा नहीं है। वो बहुत हद तक जो अपने आप को अलूफ करके, आइसोलेट करके ही रहते रहे हैं और दुनिया भी बहुत कम उनको जानती है। तो स्वाभाविक है कि, और सियासत में क्या होता है कि आप अलूफ होकर के काम नहीं कर सकते। आप क्या है कि जन सेवक बनना ही बनना है।
राजनीति के जितने भी ताल और तिकड़म होते हैं वो आपको सीखने ही सीखने हैं, क्योंकि उसके बिना जो है आप अपनी सरकार नहीं चला सकते, पार्टी नहीं चला सकते। तो ये बहुत बेहद अहम सवाल है, और सबसे बड़ी चीज है कि लर्निंग भी होती है। तो इसके दो पक्ष हैं कि एक तो देखने वाली बात है कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार की एक खासियत ये रही है कि वो परिवारवाद को के सख्त खिलाफ रहे हैं और हमेशा उसकी पैरोकारी वो कभी किए भी नहीं। तो ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से मनीष ने वो ट्वीट दिखाया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने की भी इच्छा रही, और खैर वो 75 साल की उम्र में जाकर के अब उनकी पूरी हुई है, जबकि वो पहले पूरी कर सकते थे। तो सियासत में तो कुछ भी संभव है। ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से, क्योंकि ये बार-बार है कि जैसे संजय झा का ज़िक्र है, चाहे ललन सिंह का ज़िक्र है, वो ये कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार बहुत हद तक इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इन लोगों की सलाहों पर वो काम भी करते हैं। और ये देखने वाली बात है कि संजय झा और ललन सिंह के दिमाग में निशांत कुमार को लेकर के क्या कुछ चलता है, और ये हो सकता है कि उनको डिप्टी ही बनाया जाए, क्योंकि नंबर्स अगर देखें तो नंबर्स में बीजेपी आगे है, स्वाभाविक है कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही होगा और वो डिप्टी बन सकते हैं और लर्निंग्स पे जाएँ और उसको सीखें समझें। लेकिन सियासत किसी को सीखने का मौका देती नहीं है, क्योंकि जो सीखता है वो सीखता ही रह जाता है। अल्टीमेटली क्या है कि असर्ट करना अपने पावर को, अपनी क्षमता को, अपनी बुद्धि को। जी आप क्या है कि एक सीखने के मोड पे चलेंगे, जो है कि हम आएँगे उस पद पर बैठेंगे तो सीखते ही रह जाएँगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि असर्ट असर्ट करना, और असर्ट जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से चीज़ों को समझते थे, जो घटनाएँ घटती थी उसका विश्लेषण करते थे, वो अपने जी पक्ष में को मोड़ते थे, हवा को मोड़ लेते थे, वही काबिलियत निशांत कुमार में भी होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन काफ़ी दिलचस्प है कि कम से कम अब जाकर के बिहार की सियासत में नीतीश कुमार वो एक ऐसा दूल्हा जो कभी बदला नहीं, अब उस दूल्हे पे कम से कम जो ब्रेक लग गया, और उन्होंने खुद ही लगा दिया। जी बिल्कुल। और देखिए बिहार की राजनीति जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही, हालांकि उसमें लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री अभी भी हैं। अब सवाल ये है मनीष कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से चल रही थी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी डिक्टेट कर रही थी वहां पर। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ रहे थे उनको ये भी तो पता था कि मेरी तबीयत तब भी खराब है। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 4-5 महीनों में ही उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं राज्यसभा जाऊंगा? देखिए प्रदीप, नीतीश कुमार बहुत ही श्यूड पॉलिटिशियन है। आपको ध्यान होगा कि 2010 में जब वो मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो मुख्यमंत्री बने थे। और जैसे ही 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव होता है, 2013 के जून महीने में जैसे ही नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति अभियान का जो है अध्यक्ष बनाया जाता है और सितंबर में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी बनाती है। आपको याद होगा कि जेडीयू ने अपने रिश्ते बीजेपी से तोड़ दिए थे। यही दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वहां पे नीतीश कुमार ने ऐलान इस बात का किया था, और वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने इसके लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश की। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिली नीतीश कुमार को। तब जीतन राम मांझी को उन्होंने वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन 2015 में वो लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े। वही लालू यादव जो कि हालांकि वो उनके कॉलेज के समय के परम मित्र रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पे धुर विरोधी रहे हैं। जब वो जेडीयू से निकलकर उस समता पार्टी उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया, और 2015 में लेकिन लालू के साथ मिले कांग्रेस के साथ, और महागठबंधन की उस समय सरकार बनी और बहुत बड़े मैंडेट के साथ बनी। लेकिन केवल और तेजस्वी यादव का पदार्पण होता है, तेज प्रताप यादव का पदार्पण होता है बिहार की राजनीति में। तब जिस तरीके से हम लोग अभी निशांत की बात करें तो ये दोनों भी बहुत अनुभवी नहीं थे, लेकिन उस युवाओं उम्र में उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव को, और 2017 में नीतीश कुमार फिर बीजेपी के खेमे में चले गए। फिर 2020 में मुख्यमंत्री बनते हैं चुनाव के बाद, और फिर वो आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं। तो बहुत ही श्यूड पॉलिटिशियन वो रहे हैं। ये बात जेडीयू के नेता भी कहते हैं कि बिहार में सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी चलाती है। कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीब है। मनीष वर्मा भी कहा जा रहा था जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, जो राज्यसभा में नामांकन उनका हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब देखना होगा कि किस तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन ये बिहार में एलिगेशन लगे हैं
वहां विधायकों की हिम्मत नहीं होती थी मुख्यमंत्री आवास तक जाने की। मुख्यमंत्री जी। अपने विधायकों से मिलते तक नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार का एक ऑरा था। और वहां पे आप अगर जिलों में भी जाए तो जो प्रशासन है वो विधायकों की नहीं सुनता था। ये तमाम शिकायतें, जिलाधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, थाना, यहाँ तक कि थाना का जो दरोगा है वो भी विधायकों की नहीं सुनता वहां पे। ये तमाम बिल्कुल। एलिगेशन वहां पे लगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को बिहार की जनता चुनती रही है। इस बार 10,000 रुपया एक बड़ा मददगार साबित हुआ 2025 में, और महिलाओं का तो समर्थन रहा ही है। लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। तो नीतीश कुमार अब स्वास्थ्य को लेकर उनका कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा था। विधानसभा में उनके बयान देखे, उनके व्यवहार को देखे, मंच पे, सार्वजनिक मंच पे उनके बर्ताव को देखे, तमाम जगह सवाल उठते थे। लेकिन अब देखना होगा बिहार में किस तरीके से बिहार की राजनीति जाती है। लेकिन नीतीश, आप इसको कह सकते हैं तो एंड ऑफ नीतीश एरा इन द बिहार पॉलिटिक्स, इसको आप इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। तो यहां पर मनीष ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है, दिस इज द एंड ऑफ नीतीश एरा इन बिहार पॉलिटिक्स। लेकिन ललित, क्या बिहार के सीएम से सिर्फ राज्यसभा तक का सफर ही रहेगा, या इससे आगे भी आप इस सफर को देख रहे हैं? प्रदीप, बहुत रोचक सवाल है। सियासत में वैसे कुछ भी हो सकता है और कोई कहीं भी पहुंच सकता है, मतलब अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर। और आप देखिए कि जिस तरीके से बातें हो रही थी कि राज्यसभा को जाने के लेकर के सस्पेंस है, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है खुद ही ट्वीट करके मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, और तरह तरह की बातें, उसके पीछे की व्याख्या हो सकती है तमाम सारी कि आखिरकार नीतीश कुमार के पास उस तरह का अब विकल्प भी नहीं है कि वो क्या करते हैं। अल्टीमेटली ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो नीतीश को, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर है कि बड़ी पार्टी के तौर पर वो दावा ठोक भी देती है और नंबर्स इतने पर्याप्त उसके पास हैं कि वो अपने दम पर सरकार भी बना सकती। तो भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज अपने विरोधियों को देने में कामयाब हुई कि ठीक है, इसीलिए तो हम चाल चरित्र चेहरे में सबसे अलग हैं, सबसे जुदा हैं। और उसके पीछे की वजह ये है कि हम बड़ी पार्टी होने के नाते भी कम से कम मौका उनको दिया जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिनके बारे में कहते थे कि भाई नीतीश जी ही सूबे के मुख्यमंत्री हैं और सरकार बनती है तो सीएम रहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि सियासत में शब्दों का, उसके बाद जो है मौके का बड़ा मतलब होता है। उसकी नजाकत को समझते हुए जो सियासी दल आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आप स्ट्रगल के लिए तैयार रहिए। अब ये है कि नीतीश कुमार का रोल जो है क्या राज्यसभा मतलब सदस्य तक ही रहेगा, या उससे ज्यादा। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो बिहार जैसे इतने महत्वपूर्ण सूबे का मुख्यमंत्री है, जो देश में एक राजनीतिक तौर पर सब बहुत ही कहा जाता है कि बिहार के बारे में कहा जाता है कि सियासत रग रग में भरी पड़ी है, और हर एक शख्स उसकी समझ है, उसकी इतनी समझ रहती है, वो इतना ज़्यादा पढ़ता है, लिखता है, विश्लेषण करता है कि स्टूडियो में बैठे हुए पंडित भी उस चीज़ को भाप नहीं पाते, उस नब्ज़ को समझ नहीं पाते। तो इसका जी। मतलब निकल के आया कि वो डीएनए में है, वो पॉलिटिक्स। तो केवल राज्यसभा सदस्य के तौर पर ही नीतीश कुमार का ये सफ़र जो है खत्म होगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये संभव है कि आने वाले समय में, जैसा कि आप जानते हैं कि आगे के टाइम में जो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा, तो हो सकता है कि कुछ बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन देखा जाए। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बिहार की राजनीति में एक बार-बार ये बात चलता है कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि बिहार को फिर सम्मान व गौरव मिल सके। तो चूँकि सियासत है, तो हो सकता है कि ये एक पड़ाव हो और आगे कुछ और। तो यहां पर ललित ने दबे शब्दों में एक बात जरूर कह दी है कि ये एक पड़ाव भर हो सकता है, अभी रास्ता जो है काफी आगे तलक जा सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार द्वारा लिया गया यह फैसला काफी अहम होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है। जाहिर तौर पर यह तेजस्वी यादव के लिए भी एक मौका रहेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अब जेडीयू का भविष्य किस तरफ जाता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने काफी विस्तृत डिस्कशन किया है यहाँ पर, हमारे दर्शकों को काफी पसंद आया होगा ये वीडियो। तो जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।